हम लोगों ने जो है इससे पहले उत्तरी अमेरिका के बारे में बढ़िया से मतलब विस्तार तरीके से पढ़ लिया था। तो ये दक्षिणी अमेरिका जैसा कि आपके सामने बना हुआ है। हमने दक्षिण अमेरिका के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, जैसे इसकी कैपिटल और इसके जो है मतलब कितने कैपिटल हैं, मतलब कौन सा पूर्वी तट पे बारिश कैसे होती है, मतलब जो चीज़ें बता दी है वो नहीं बताएंगे, जो नहीं बताए हैं वो बताएंगे। तो हम लोग देखते हैं। हमने बताया था कि जो दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका के बीच में जो जल संधि है वो कौन सी है, वो पनामा जल संधि। पनामा क्यों नाम है, क्योंकि जो उत्तरी अमेरिका का जो सबसे नीचे वाला देश है वो पनामा देश है, इसलिए वहाँ पे एक नहर भी बनी है और वहाँ पे जो जल संधि है वो पनामा जल संधि है। हमने बताया था आप लोग को कि जैसे मान लीजिए ये कुछ इस तरह करके, ये मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है, यहीं पे जो है ये मध्य अमेरिका का जो इधर वाला जो देश है वो पनामा देश, मतलब यहीं पे जल जो है पनामा जल संधि है, उसी से जो है ये हमारा जो है दक्षिणी अमेरिका जुड़ा हुआ है। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो दक्षिण अमेरिका है, हमने क्या बताया था कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट, मतलब इधर जो है कौन सा सागर है, वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को एक और नाम से जानते हैं, अंध महासागर। और अटलांटिक महासागर तो इधर पूर्व में हो गया और इधर पश्चिम में क्या हो गया, पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर। और इसके ऊपर जो है यहाँ पे जो मध्य अमेरिका था, मैंने बताया था, उसके यहाँ पे जो है कैरेबियन सी, यहाँ पे जो है कैरेबियाई देश आते हैं, जो छोटे छोटे द्वीप हैं, मतलब क्यूबा, हैती, ऐसे द्वीप। तो हमने बता दिया। फिर इसके बाद में देखते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका से दो मुख्य रेखा गुजरती हैं। कौन कौन सी, एक जो यहाँ से ये जो आपको ड्रा देख लीजिए, ये पूरा ये जो जा रही है ये कौन सी रेखा हो गई, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। हमने आपको पिछले अध्याय में ये बता के रखा है कि जैसे ये पृथ्वी का मतलब ग्लोब का, पृथ्वी का एक रूप ग्लोब है, तो इसमें मैंने कुछ रेखाओं के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। जिसे इसे बताया था 0 डिग्री इक्वेटर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। तो जो मतलब दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में जो ये रेखा गई है इसी को हम बोलते हैं मतलब 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा। और हमने बताया था कि 0 डिग्री जो इक्वेटर है ये मतलब जो पृथ्वी है उसको दो बराबर मतलब दो गोलार्धों में डिवाइड करती है। तो ऊपर का हमने क्या बताया था, जो ऊपर का गोलार्ध है उसे क्या कहते थे, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये 0 डिग्री से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री, इसे हम लोगों ने क्या कहा था, इसे हम लोगों ने कहा था कर्क रेखा। और 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ इसे हम 23.5 डिग्री जब करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते थे, मकर रेखा। तो यही जो 23.5 डिग्री मतलब दक्षिण की तरफ, इसे ये मकर रेखा भी दक्षिण अमेरिका में गई है। तो प्रश्न ये पूछता है, क्वेश्चन ये आता है कि दक्षिण अमेरिका में जो भूमध्य रेखा है वो कितने देशों से होकर गुजरती है। तो हमने आप लोग को बताया था कि जो दक्षिण अमेरिका है उसमें टोटल मुख्य रूप से मैंने बताया था कि 12 या 13 देश होते हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो टोटल जो है 15 देश, 12 जो होते हैं वैसे देश हैं और 3 जो है वो द्वीपीय देश हैं। तो हमने क्या बताया कि 13 देश, मतलब वैसे तो हमने बताया था कि जो मुख्य रूप से 12 देश, लेकिन 3 जो द्वीपीय देश हैं उसमें से 3 द्वीपीय कौन से देश हो जाएंगे, एक मैंने बताया था, यहाँ पे लिख लीजिए, टिएरा डेल फ्यूगो, हमने बताया था एक द्वीप आता है यहाँ पे दक्षिण साइड में, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण साइड में यहीं पे आता है, ये यहाँ पे जो है टिएरा डेल फ्यूगो। तो जो दक्षिण अमेरिका का एक द्वीप ये हो गया, और दूसरा की बात करें तो दूसरा ये जो गई मतलब जैसे कि दक्षिण अमेरिका का मतलब मैंने क्या बताया कि 12 मुख्य देश और 3 जो है कौन से, एक हो जाएगा द्वीपीय जो देश है वो कौन सा हो जाएगा, टिएरा डेल फ्यूगो, और दूसरा क्या हो जाएगा, फॉकलैंड। देखिए इस पर विवाद है फॉकलैंड पे, हमने बताया था कि फॉकलैंड यहाँ पे आता है, मतलब जो दक्षिण अमेरिका है उसके पूर्व, और इधर बात करें दक्षिण साइड में जो है ये आता है क्या, फॉकलैंड। और तीसरे की बात करें तो तीसरा हो जाएगा क्या, गालपा गोस। तो हमने बताया कि दक्षिण अमेरिका में टोटल कितने, 12 और 3 कितना
15 हो जाएगा। तो जो है टोटल 15, लेकिन मुख्य रूप से 12 हो जाएगा, 12 देश और 3 द्वीपीय देश। लेकिन ये जो फॉकलैंड यहाँ पे आता है उस पर जो है विवाद है, मतलब ये मतलब दक्षिण अमेरिका मानता है कि ये मेरा है, लेकिन जो है यूरोप महाद्वीप का वो मानता है कि हमारा है। तो इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने बताया कि जो ये मतलब विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर, ये मतलब जो हम बात करें कि ये 0 डिग्री इक्वेटर और 23.5 डिग्री जो मकर है, ये दोनों देखिए, ये मकर रेखा भी जो है गई है दक्षिण अमेरिका में, और ये जो 0 डिग्री है ये भी गई है, ये भी इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो प्रश्न पूछता है कि 0 डिग्री जो मतलब इक्वेटर या विषुवत रेखा है वो दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरती है, तो वो हो जाएगा, ले यहाँ पे मिटा दें, अब इसको कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दें। एक तो हो जाएगा यहाँ पे भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी, यहाँ पे लिख लीजिए। पहला हो जाएगा इक्वाडोर, दूसरे नंबर पे हो जाएगा कोलंबिया, और तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। हमने क्या बताया कि दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा 3 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा, इक्वाडोर जो है यहाँ पे आता है। फिर इसके बाद में कोलंबिया जो है मतलब कोलंबिया भी यहाँ पे थोड़ा सा टच करता है। फिर इसके बाद में ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, और बात करें तो यहाँ पे कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हो गया। तो आप लोग फिर से देख लीजिए कि दक्षिण अमेरिका से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो है वो दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजरती है। पहला क्या हो जाएगा, इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया और तीसरा ब्राज़ील। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री नीचे मतलब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाने पर मतलब साउथ की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, वो मकर रेखा। तो मकर रेखा की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरती है, तो वो हो जाएगा 4। कौन कौन से, यहाँ पे लिख लीजिए। एक सेकेंड, इसको मिटा दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दक्षिण अमेरिका से मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है दक्षिण अमेरिका के, 4। पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए। पहला हो जाएगा चिली, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अर्जेंटीना, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा पराग्वे। बात करें कि चौथा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्राज़ील। देखिए मैंने बताया था कि इसके पश्चिमी साइड मतलब दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में इधर चिली का विस्तार है। मतलब बात करें तो यहाँ पे मतलब चिली पतला पतला देश आता है, तो चिली हो जाएगा। जब ये यहाँ पे ये रेखा गुजरती है तो यहाँ पे चिली आता है। फिर चिली के बाद में यहाँ ये जो है चिली के जस्ट जो सीमा बनाता है यहाँ पे जो है वो आता है अर्जेंटीना। फिर यहाँ पे आने पे पराग्वे, और फिर यहाँ थोड़ा सा जो है ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। तो वो ये मतलब टोटल 4 देशों से होकर गुजरती है। तो फिर से देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका एक ऐसा मतलब ऐसा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका कि उसमें से जो है 2 रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी, एक भूमध्य रेखा, एक मकर रेखा। अगर बात करें कि जो भूमध्य रेखा है वो 3 देशों से होकर गुजरती है, और जो है मकर रेखा वो 4 देशों से, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। अब हम देखते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका है वो जो मतलब पृथ्वी मतलब ग्लोब में वो मतलब कौन से गोलार्ध में आती है। तो देख लीजिए, जैसे मैंने बताया कि ये हमने बताया था कि ये 0 डिग्री इक्वेटर और यहाँ पे 23.5 डिग्री ये हो जाएगा मतलब जो बात करें तो ये हो जाएगा मकर, और यहाँ बात करें तो ये 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा, कर्क। तो हमने बताया कि ये भी और ये भी दोनों जो है यहाँ से होकर गुजरती है। तो देखिए जैसे मान लीजिए दक्षिण अमेरिका यहाँ है, तो ये वाली रेखा देखो यहाँ से होकर गुजरी है। तो अगर बनाएं तो ये देखिए ऐसे आएगा कहीं दक्षिण अमेरिका, क्योंकि ये यहाँ पे एक सेकंड ऐसे। तो देखिए यहाँ से मतलब ये मकर रेखा ये वाली गुजरी है, और ये 0 डिग्री इक्वेटर मतलब जो मतलब भूमध्य रेखा ये भी गुजरी है। तो ऊपर का थोड़ा भाग उधर नहीं है। तो अगर बात करें कौन से गोलार्ध में आएगी, तो ये दोनों गोलार्ध में आती है। मतलब ये एक ऐसा मतलब महाद्वीप है
जो दक्षिणी गोलार्ध में भी आती है और उत्तरी गोलार्ध में। तो ये इसको आप मुख्य रूप से जैसे अभी तक कहते आए हैं कि मान लीजिए मतलब अभी बताया था कि उत्तरी अमेरिका कौन से महाद्वीप में आता है, तो ऊपर की साइड में मैंने बता दिया था। तो ऐसे ही जो मतलब दक्षिण अमेरिका की बात की जाएगी तो दक्षिण अमेरिका जो है वो दोनों गोलार्धों में इसका हिस्सा आता है। देखिए ये भी इधर, क्योंकि 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है अगर इधर होता तो दक्षिण में आ जाता, उधर होता तो उत्तर में, लेकिन दोनों आ रहा है तो ये जो है दोनों गोलार्ध में आता है। तो ये हो गया। अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे ये कौन सा देश है, ये वाला जो यहाँ से पूरा ये क्या है, ये है वेनेजुएला। लिख लीजिए यहाँ पे वेनेजुएला में बात करें तो यहाँ पे कौन सी मतलब जिसे बात करें यहाँ वेनेजुएला में, तो यहाँ पे मानसून जलवायु पाई जाती है। मानसून, ये कौन सी जलवायु, मानसूनी, क्योंकि देखिए भूमध्य रेखा जो है यहाँ से जाती है। हमने बताया था कि भूमध्य रेखा से 0 मतलब 10.5 डिग्री मतलब उत्तरी और 10.5 डिग्री दक्षिणी की तरफ जो होता है उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे मतलब जो मतलब बात करें यहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु जो पाई जाती है तो यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी होती है। लैटेराइट मिट्टी के बारे में हमने बताया था, आप लोग पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। तो लेटेराइट मिट्टी भी होती है और इसीलिए यहाँ पे जो होता है बॉक्साइट पाया जाता है। क्या, बॉक्साइट, लिख लीजिए। तो हमने बताया कि वेनेजुएला में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और कौन सी जलवायु, मानसूनी जलवायु के कारण। तो यहाँ पे जो है मतलब मानसूनी जलवायु होती है तो यहाँ पे जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और फिर यहीं पे जो होता है बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया बॉक्साइट के बारे में। अब यहाँ पे इसको डाल दें। अब देखते हैं, हमने बताया था कि यहाँ पे एक अमेजन नदी जो है यहाँ पे एंडीज पर्वत का विस्तार है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत। और हमने बताया था कि जो एंडीज पर्वत है उसकी लंबाई मैंने बता दी, मतलब आप लोग को बताया था कि कितनी होगी, तो लंबाई होगी 7000 किलोमीटर। एंडीज पर्वत की लंबाई लिख लीजिए आप लोग। लंबाई कितनी हो जाएगी, 7000 किलोमीटर। फिर एंडीज पर्वत, तो हमने बताया था कि पूर्वी तट पे ही ज़्यादा बारिश होती है और यहीं पे ज़्यादा नदियाँ पाई जाती हैं। इसके बारे में हमने बता दिया था, क्योंकि जो यहाँ पे मतलब अटलांटिक महासागर है, यहाँ से गर्म जल धाराएँ जो होती हैं वो मतलब नमी लेकर ऊपर उठती हैं और बारिश जो है यहाँ आते आते जो एंडीज पर्वत से टकराकर और पश्चिमी जो पूर्वी भाग में है वो मतलब बात करें तो पूर्वी तट पर ही सारा बारिश कर देती हैं और पश्चिमी साइड जो है वो सूखा रह जाता है। इसीलिए हम लोग ने मतलब बताया था कि जो चिली है वो ये यहाँ से हमने बताया था कि यहाँ से पूरा चिली का विस्तार है। तो चिली का सबसे शुष्क स्थान मैंने बताया था कि चिली सबसे शुष्कतम स्थान माना जाता है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया था कि अरिका, क्या बताया था कि अरिका एक स्थान है जो सबसे शुष्क है। और बात करें कि तो इसीलिए इसको जो है भूतों का नगर भी मैंने बताया था कि इसे हम इसलिए भूतों का नगर भी कहते हैं। और यहाँ पे जो है नाइट्रेट के जो भंडार पाए जाते हैं, कौन से, इसे क्या कहते हैं, मैंने बताया शुष्क, सबसे शुष्क मतलब मैंने बताया कौन सा, चिली में है एक अरिका स्थान है, वो सबसे ज़्यादा शुष्क है। और बात करें तो इसे भूतों का नगर कहते हैं। कौन सा नगर कहते हैं, भूतों का नगर। ये तो हो गया भूतों का नगर। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है नाइट्रेट, यहाँ पे लिख लीजिए नाइट्रेट के भंडार, नाइट्रेट के भंडार। तो ये हमने बता दिया कि जो मतलब चिली है, चिली में सबसे शुष्क मतलब पाया जाता है, शुष्कतम कह सकते हैं। और यहाँ पे सबसे शुष्क की बात करें तो अरिका, इसीलिए इसको मतलब यहाँ पे जो है भूतों का नगर भी कहते हैं। और यहाँ पे जो होता है नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं कि इसको मिटा दें। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये दक्षिण अमेरिका है इसका आकार पूछ लेता है कि इसका आकार कैसा है। तो आकार कैसा हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, आकार जो है वो हो जाएगा त्रिभुजाकार। कैसा हो जाएगा, त्रिभुजाकार, ये आकार हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमने बताया था कि यहाँ से
कई नदियाँ निकलती हैं जो, लेकिन सबसे मुख्य नदी की बात की जाए तो यहाँ पे एक अमेजन नदी निकलती है। अमेजन नदी जो है इसका जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि आयतन, इसमें सबसे ज़्यादा, दुनिया का सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगी। जल ग्रहण क्षेत्र के मामले में ये नदी सबसे बड़ी मानी जाएगी। आयतन जिसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब जल ग्रहण क्षेत्र, मतलब कोई भी नदी होती है तो उसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ आके मिलती हैं, जैसे कि ये नदी हो गई, तो इसमें बहुत सारी ऐसे ऐसे सहायक नदियाँ आके मिलती हैं। तो ये जो है हमने बताया कि जो दक्षिण अमेरिका की सबसे, मतलब बात किया जाए जल ग्रहण क्षेत्र वाली, मतलब जो नदी है कौन सी, अमेजन नदी। तो अमेजन नदी का जो है वो आयतन सबसे अधिक है। तो यहीं पे जो है मतलब इतना ज़्यादा इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, तो यहाँ पे अमेजन के वन मतलब बहुत ज़्यादा सघन वन पाए जाते हैं, जहाँ पे सूर्य की किरणें नीचे धरती पर नहीं आ पाती हैं जल्दी। तो यहीं पे इन जंगलों में बात करें, एक जनजाति पाई जाती है, उन जनजाति का क्या नाम है, यहाँ पे लिख लीजिए, अमरेंडियन। इन्हीं जंगलों में अमरेंडियन जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति, लिख लीजिए यहाँ पे, अमरेंडियन जनजाति। बात करें तो इन्हीं जनजाति, जो जंगल है उन्हीं जंगल को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, इतना ज़्यादा मतलब सघन जंगल है कि हम बता नहीं सकते हैं, हालांकि हम गए नहीं हैं। तो इसलिए इस मतलब इन जंगलों को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा। क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, इन जो अमेजन के जंगल है, जो सघन जंगल है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जो है पृथ्वी का फेफड़ा। और हमने बताया था कि यहाँ पे जो है, जो अमेजन बेसिन है, मतलब जो हमने बताया था कि बेसिन कैसे बनती है, ये भी मैंने बता दिया था कि ये मान लीजिए थाल है, मैंने आप लोग को बताया था कि आपके घर में ऐसे बना होगा, तो ये थाल टाइप का। तो बेसिन मतलब अमेजन नदी घाटी जो है वो बेसिन का निर्माण कर देती है। तो जो अमेजन नदी है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन, किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का। ये एस्चुरी का निर्माण करती है। जो ये नदी गई है, यहीं से एक नदी निकली है, ऐसे ये नदी, तो ये नदी जो है हमने बताया यहाँ से ऐसे निकलती है। तो एस्चुरी का मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मतलब इसका होता है ज्वार नद मुख। क्या, यहाँ पे लिख लीजिए, ज्वार नद मुख। तो ये हो गया। और हमने बताया वहाँ पे ज्वार नद मुख को जो है मकापा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकापा, लिख लीजिए यहाँ पे, मकापा। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि, देखिए कुछ छोटा है, हाँ मतलब इतना हो गया। हमने बताया कि वहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, जो मतलब अमेजन के जंगल है वहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, अमरेंडियन जनजाति। और हमने बताया कि उन जंगलों को हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। और भी हमने बता दिया कि जो वहाँ मतलब जो वहाँ का जो बात करें बेसिन है वो क्या है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, यानी कि एस्चुरी, यहाँ पे लिख लीजिए। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। हमने बताया था कि पूर्वी तट पे ही ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं क्योंकि यहाँ पे जो है बारिश होती है, तो ये हमने बता दिया। अब हमने बताया था कि इधर का साइड जो है वो पूरा ब्राज़ील है, क्योंकि ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का, और ब्राज़ील की राजधानी क्या हो जाएगी, ब्राज़ीलिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बात करें तो ब्राज़ील जो है बहुत संपन्न है। क्या, संपन्न मतलब आर्थिक क्षेत्र से, मतलब अगर देखा जाए तो पैसे से मामले या आर्थिक क्षेत्र, मतलब कोई भी देश है तो वहाँ पे जो सबसे मतलब संपन्न होता है, यानी कि सब चीज़ में अच्छा होता है, तो ब्राज़ील जो है सबसे संपन्न है। यहीं पे बात किया जाए, इसीलिए संपन्न क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है लौह अयस्क पाया जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लौह अयस्क, लौह अयस्क पाया जाता है यहाँ पे। फिर इसके बाद में बात करें तो यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए। दूसरा बात करें तो ये काफ़ी का उत्पादन भी बहुत करता है। हमने ये भी बताया था कि जो है ब्राज़ील में काफ़ी का उत्पादन बहुत होता है, काफ़ी का उत्पादन। और बात करें जो काफ़ी का जो वृक्ष होता है, मतलब तो ये 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो वृक्ष होता है वो 9 सेंटीमीटर लंबा होता है, लेकिन उसको काट छाट कर, मतलब काट पीट के उसको छोटा कर दिया जाता है, मतलब लगभग 3 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर से काट छाट कर जो है 3 सेंटीमीटर का कर दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो फार्म हाउस नहीं होते हैं कि वहाँ पे
मतलब सब लोग रह के काम वाम करते हैं, तो ऐसे ही फार्म हाउस होते हैं। तो वैसे अगर बात करें तो यहाँ ब्राज़ील में, यहाँ पे लिख लीजिए, वैसे ही यहाँ पे ब्राज़ील में फार्म हाउस को वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे फजेंडा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ फार्म हाउस होते हैं वैसे ही वहाँ पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फजेंडा। तो हमने बताया कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील की राजधानी, जो ब्राज़ील है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, और ब्राज़ीलिया में जो है ब्राज़ील जो है वो संपन्न देश है एक, और यहाँ पे जो है काफ़ी का उत्पादक होता है, और काफ़ी का जो वृक्ष होता है, पौधा, वो 9 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन उसे काट छाट कर जो छोटा कर दिया जाता है लगभग 3 सेंटीमीटर। फिर बात करें कि जैसे हमारे यहाँ फार्म हाउस होते हैं, जैसे मजदूर रह के काम वाम करते हैं, वैसे वहाँ पे जो होता है वहाँ फार्म हाउस को क्या बोलते हैं, फजेंडा बोलते हैं। क्या, फजेंडा। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या बचा है। अगर बात करें जो ये दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे लिख लीजिए, जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का एरिया के अनुसार देखा जाए, मतलब क्षेत्रफल, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए, मतलब एक प्रकार से कहते हैं क्षेत्रफल के अनुसार, तो ये कौन से नंबर पे आता है, तो वो 4th नंबर पे आता है। कितने नंबर पर, दक्षिण अमेरिका, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार या एरिया के अनुसार देखा जाए तो वो 4th नंबर पे आता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन के, मतलब जनसंख्या के आधार पे देखा जाए तो वो 5th नंबर पे आता है। अगर पॉपुलेशन के अनुसार देखा जाए तो कितने नंबर पे आता है, 5th नंबर पर। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमने बताया था कि यहाँ पे हमने बताया कि जो मतलब एक द्वीप हमने बताया था, क्या, टिएरा डेल फ्यूगो, यहीं पे आता है सबसे दक्षिणी द्वीप। बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, टिएरा डेल फ्यूगो। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो होता है, ये ऐसा द्वीप है जहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है, लगभग 10 लाख जनसंख्या। कितनी, यहाँ पे लिख लीजिए, 10 लाख जनसंख्या। कौन से द्वीप पे, टिएरा डेल फ्यूगो पे। और टिएरा डेल फ्यूगो में जो होता है, मतलब यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे चूँकि जल ही तो है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो वो लोग मछली पे डिपेंड रहते हैं। मतलब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे इनका मुख्य बात किया जाए तो वो क्या है, मछली हो जाएगा। क्या, मछली। तो ये बात करें। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बचा हुआ है, और यहाँ पे बात करें कि ये जो दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर बात करें कि एक, मतलब यहाँ पे साओ पाओ, यहाँ पे जो है एक, मतलब साओ पाओ से लेकर, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे मैंने सेंटोस बंदरगाह भी बताया था, यहाँ पे लिख लीजिए इसे, इसको मिटाल के, साओ पाओ, यहाँ पे लिख लीजिए, एक सेकेंड, साओ पाओ। तो यहाँ पे साओ पाओ से लेकर और सेंटोस बंदरगाह के बीच की दूरी, मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पे सेंटोस बंदरगाह है, मतलब दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे एक सेंटोस बंदरगाह है और यहाँ पे साओ पाओ है। तो इनके बीच की दूरी जो है वो है, कितना है, 55 किलोमीटर की दूरी है। तो 55 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए जो है एक, मतलब काफ़ी ट्रेन चलाया गया था, क्योंकि काफ़ी का इधर उधर से ले जाने के लिए, तो है वो काफ़ी ट्रेन चलाया गया था। क्या, जो मतलब क्या बताएं, साओ पाओ से लेकर और सेंटोस बंदरगाह के बीच की दूरी जो है वो 55 किलोमीटर है, और उसके बीच में मतलब काफ़ी को ले जाने आने के लिए एक ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम था काफ़ी ट्रेन। ये हो गया यहाँ पे। अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं कि अगर बात करें, एक प्रश्न है यहाँ पे, ऊपर ना, मतलब ऊपर ये लिखा हुआ है लेकिन आप लोग को ना दिखाई दे तो हम बता दे रहे हैं। एक, मतलब एक स्थान है, चुक्की की माता, क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए, एक सेकेंड, ये चल नहीं रहा है। तो एक स्थान है, एक सेकेंड, चुक्की की माता, क्या, एक स्थान है चुक्की की माता, वहाँ पे बात किया जाए तो ये विश्व की, इसको हम क्या कहते हैं, ताम्र राजधानी। क्या बोलते हैं, विश्व की ताम्र राजधानी। तो विश्व की इसे ताम्र राजधानी कहते हैं। किसको कहते हैं, चुक्की की माता। एक सेकेंड, यहाँ पे लिख लीजिए, एक स्थान है जिसे हम कहते हैं चुक्की की माता, इसे हम बात करें तो क्या कहते हैं, विश्व की ताम्र राजधानी। क्या कहते हैं, विश्व की ताम्र राजधानी। तो ये हो जाएगी विश्व की ताम्र राजधानी। ताम्र राजधानी मतलब कापर का सबसे अधिक उत्पादन होता है, मतलब कापर का बात करें तो यहाँ पे उत्पादन बहुत होता है। हमने क्या बताया कि यहाँ पे एक चुक्की की माता एक स्थान है, तो यहाँ पे
मतलब विश्व की, इसे हम क्या कहते हैं, विश्व की ताम्र राजधानी। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो होता है कॉपर का सबसे अधिक जो है मतलब उत्पादन होता है। तो ये बात हो गया, हमने ये बता दिया। हमने ये भी बताया कि दक्षिण अमेरिका का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैंने एक दर्रा लिखा है, उस दर्रे का क्या नाम है, मतलब ओस पाल्टा दर्रा। क्या नाम है? ओस पाल्टा दर्रा। ओस पाल्टा दर्रा जो है ये फिर से देख लीजिए, ओस पाल्टा दर्रा जो है वो सैंटियागो तथा मेंडोजो को जोड़ता है। ये जो दर्रा है ये जोड़ता है। अब जो जोड़ता है तो ये जो है ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन से पास होता है। ये जो दर्रा है यहाँ पे एक मतलब रेलवे लाइन है, कौन सी? ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन, इससे ये पास होता है, मतलब पास होता है। और फिर बात करें कि जो ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन है ये विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि ओस पाल्टा दर्रा ये सैंटियागो तथा मेंडोसो को जोड़ता है, जो ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन से पास होता है ये। और अगर बात करें कि जो ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन है ये विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। तो ये हो गया। तो अब हम इसके आगे देखते हैं कि देखें कुछ छूटता है क्या, नहीं अब नहीं, मतलब शायद